जानते हो कि इससे पहले 2 चैप्टर कवर किए थे। पहला चैप्टर क्या था कॉमन? हाँ, फैक्चुअल्स में। हाँ, मुगल एम्पायर के ऊपर था, उसके बाद मराठास था। अब देखो रीजनल किंगडम्स, हाँ उसी में बिल्कुल मराठास में पेशवाशिप सब आ गया। अब देखेंगे इसमें रीजनल किंगडम्स। तो जानते हो बंगाल के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं तुम लोग को। देखो वो बंगाल, तो बंगाल तो जानते ही हो, मुर्शिद कुली खान का तो बात आएगा ही आएगा। तो देखो क्या हुआ था कि मुर्शिद कुली खान फाउंडेड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल इन 1717, बट ही नेवर डिक्लेयर्ड हिट्स फॉर्मल इंडिपेंडेंस फ्रॉम दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का ही मुगल एम्पायर का ही आगे का चीज़ है। इसने कभी बोला नहीं था, डिक्लेयर नहीं किया था, मैं इसने अपना इंडिपेंडेंट एक स्टेट बना लिया था बंगाल। ही कंटिन्यू टू सेंड रेगुलर ट्रिब्यूट टू द बंगाल एम्पायर। हाँ, आपके अंदर ही है हम, ठीक है, मैं बना लिया था इंडिपेंडेंट, समझ लो। ही वॉज फर्स्ट अपॉइंटेड एज दीवान, पहले उनको दीवान की तरह किया गया। दीवान जानते हो, ऊपर हेड है, ठीक है। ही एबोलिश द सेपरेट ऑफिस ऑफ दीवान, उसके बाद इसने दीवान कर दिया एंड द निज़ाम एंड कंबाइंड देम इनटू वन। तो क्या है, सभी दोनों कंबाइंड कर एक बना दिया, दैट इज अ निज़ाम, मतलब हेड, ठीक है। ये सेपरेट जो ऑफिस दीवान और निज़ाम का तो हटा दिया और कंबाइन करके एक बना दिया, जो कि खुद अपने आप को रख दिया उस पोस्ट पे। उसके बाद ही वॉज ग्रांटेड गवर्नरशिप ऑफ उड़ीसा, उसके बाद फारूक सियार ने इनको उड़ीसा का भी दिया। यही तो कारण है कि कैसे ये तुम्हारा बंगाल क्यों इतना बड़ा बना, ये रीज़न है इसका हिस्ट्री, क्योंकि फारूक सियार ने उड़ीसा का भी गवर्नरशिप को सौंप दिया था इसको, तो वो भी इसके अंडर आ गया। देखो, ही वॉज ग्रांटेड ओनरशिप ऑफ उड़ीसा इन 1719 बाय फारूक सियार। ही वॉज इंडिड द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय, ये लास्ट गवर्नर है बंगाल का जो कि मुगल एम्पायर ने अपॉइंट किया था। उसके बाद अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बन ही गया है, उसके नाम पे ही बन गया था, और उसके सक्सेसर तो और इंडिपेंडेंट बोल के और आगे निकल गए। तो ही नॉमिनेटेड हिज डॉटर सरफराज को अपना सक्सेसर घोषित कर दिया। अपना कैपिटल इन्होंने ढाका से तुम्हारा मुर्शिदाबाद रखा, अपने नाम पे है ये, ठीक है। ढाका जो तुमको भी बांग्लादेश में मिल जाएगा। इनकरेज द जमींदार्स टू इमर्ज एज अ पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स इन द प्रोविंस, और इन्होंने जमींदार्स को बहुत ज़्यादा वो किया, इनकरेज किया कि ठीक है आप पॉलिटिकल फोर्स बन के निकलो, ठीक है। वही होता है कैपिटलिस्ट क्लास, जैसे अभी भी किया जाता है। ही वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल डायरेक्टली अपन बता चुके हैं ये चीज़, तुम हो गया ये। उसके बाद देखो मुर्शिद कुली खान carried out the estimate of the revenue of state and introduced the farming of revenue in which he gave preference to the local जमींदार्स and money lenders। उसके बाद क्या है कि किस तरह तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट होगा फार्मिंग से, वो पूरी तरीके से लोकल जमींदार्स और मनी लेंडर्स के ऊपर दिया आता था कि बाबू आप वसूलो चीज़ को। हाँ, यही तो बाद में जाके ब्रिटिश भी किया परमानेंट सेटलमेंट के रूप में, जानते हो इस चीज़ को। अकॉर्डिंग टू फर्मिंगर रिपोर्ट, जो बाद में रिपोर्ट आया, ठीक है, तो एनुअल रेवेन्यू ऑफ बंगाल जब बताओ 100,000 10 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ रुपीस आता था बाबू, इतना ज़्यादा। जो रेवेन्यू रिफॉर्म्स लाए हैं मुर्शिद कुली खान ने, इससे बाबू इतना पैसा एक साल में आता था, कैन यू बिलीव इट। उस समय 1.5 करोड़ रुपया आता था, यानी कितना रिच होगा ये जगह उस समय 1717 के आसपास। तो क्यों ना चाहे तुम्हारा हथियार ले इसको ईस्ट इंडिया कंपनी, समझो। He organized the administrative setup, gave equal opportunity Hindus and Muslim both। अच्छी बात है कि सेकुलर विचारधारा के थे, हिंदू और मुस्लिम जो एबल्ड है सब काम करो भाई हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में। इन्होंने ताकाबी लोन्स भी प्रेजेंट्स को देना शुरू कर दिया, जैसे अभी लोन दिया आता है ना, जो क्रेडिट दिया आता है, तो उस समय एक क्रेडिट दिया, ताकाबी करके क्रेडिट दिया जाता था प्रेजेंट्स को कि भाई एग्रीकल्चर में आप सीड लगाओ, इरीगेशन लगाओ, जो भी लगाना आपको मिल जाएगा। जैसे अभी बोलते हैं ना प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग जो दिया आता है, बिल्कुल वही चीज़ है। ही प्रिवेंटेड मिसयूज ऑफ दस्तक, जो ब्रिटिश ऑफिसर जो दस्तक का मिसयूज़ कर रहा था, जिसकी वजह से और इंडस्ट्री अपना फैला रहा था। फ्री ट्रेड वाला दस्तक, मतलब फ्री ट्रेड हुआ तुम्हारा। मुर्शिद कुली खान सप्रेस द रिवोल्ट्स ऑफ लोकल, जो रिवोल्ट लोकल जमींदार से ऊपर होने लगे, जैसे उदय नारायण, सीताराम बाई, गुलाम हुआ, तो ये बगावत करना शुरू कर देते, रिवोल्ट सप्रेस कर दिया ये लोग का। एंड ही अज्यूम रीजन ऑल द जागीर्स इनटू खालिसा लैंड, और उसने क्या किया कि जितने भी जागीर लैंड से खालिसा लैंड बना दिया। खालिसा लैंड के बारे में तुमको मेडावल इंडिया में बताएंगे तरीका है। खालिसा मतलब क्या है कि देखो बताता हूँ, खालिसा लैंड मतलब जो मेन टेरिटरी है जहाँ से पैसा आता है उसको ग्रुप कर देना। तो जैसे हमारा अभी खालिसा लैंड का हो गया दिल्ली, मुंबई है, अपना जो गढ़ है जानते हो ना कैपिटल, इसलिए ना चाहता है कि कोई प्रेजेंट गवर्नमेंट चाहता है कि दिल्ली पे मुंबई पे हुकूमत, क्योंकि जितना मेट्रोपॉलिटन सिटी पे हुकूमत होगा उतना ही रेवेन्यू एक्सट्रेक्ट ज़्यादा होता है। तो वही है कि जितने जागीर लैंड दिया गया है उसको फिर कन्वर्ट कर खालिसा लैंड में किया गया। और खालिसा लैंड के बारे में मैं तुमको एक चैप्टर ही जिक्र करने वाला हूँ मेडावल हिस्ट्री में। बहुत मेडावल हिस्ट्री में तुम लोग बहुत जानोगे,
इनफैक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री में ऑप्शनल में देखोगे तो मेडिवल हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है। खालिसा लैंड का बात हो, उसमें अलग अलग फॉर्म है, बहुत तरह का फॉर्म है जी, जो कि बाद में कंटिन्यू हुआ है, सभी पढ़ोगे। तो देखो उसके बाद जो आया तुम्हारा सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, ठीक है, उसके बाद आया है, उसके सेकंड है ही वॉज ग्रांटेड बिहार बाय द मुगल एम्पायर मोहम्मद। ये भी तुम्हारा क्या है कि बिहार का ये बिहार का दिया गया था तुम्हारा उस समय मुगल एम्पायर, यही मोहम्मद शाह कोमल रंगीला वाला 1733। फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स गवर्नर ऑफ बंगाल रूल्ड ओवर बंगाल। अब उसी समय से तुम्हारा क्या है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल हो गया वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा सबको करेगा, और वहीं से ये लंबा समय तक 1905 तक चला है, बाद 1905 में जाके डिवाइड हुआ है। ये डिवाइडेड बंगाल प्रोविंस, और इन्होंने क्या किया सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, हाँ ये बने, नेक्स्ट बने, उसने क्या किया कि 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड कर दिया बंगाल प्रोविंस को, समझे। तो अब देखो सरफराज खान आए, ही ओवरथ्रू हिज फादर, अपने फादर मोहम्मद खान को हटा दिया, ठीक है। अब जानते हो ना सुजाउद्दीन मोहम्मद खान कौन है, वही दामाद जो बोला था उसका ऊपर, जो बोले थे ना कि अपने दामाद को रखेगा, वो सुजाउद्दीन मोहम्मद खान नहीं बोले थे अभी, ऊपर बोले थे ना कि अपने दामाद को देंगे, बोले थे ऐसा कुछ, दामाद थे। उसका सरफराज खान आया, सरफराज खान अपने पिताजी को हटा दिया वहाँ पे, एंड मगर अलवर्दी खान आके जो डिप्टी गवर्नर था बिहार का वो उसको मार दिया, अलवर्दी खान के पास चला गया पूरा बंगाल का इंडिपेंडेंट स्टेट। देखो ही लीगलाइज हिज एब्सकर्शन बाय रिसीविंग अ फरमान फ्रॉम द मुगल एम्पायर बाय पेइंग हिम, 2 करोड़ रुपये दे दिया, उसका फरमान ले लिया मुगल एम्पायर से, मोहम्मद शाह से, रंगीला से। ही स्टॉप पेइंग एनुअल ट्रिब्यूट, उसके बाद क्या है कि उसके बाद नहीं दिया मुगल एम्पायर को जो एनुअल ट्रिब्यूट, क्योंकि अब हो चुका था कि भाई ये घट रहा है, अब समझे ना, अब इसका दबदबा कम हो रहा है, तो देना छोड़ दिया ये लोग। इसने पीस साइन किया मराठास के साथ और बोला कि 12 लाख रुपया हम चाहो तब बंगाल देंगे। अलवर्दी खान देखना मराठा के पीरियड में थोड़ा सा इसका जिक्र हुआ था, कैसे उधर से जाकर समझौता किया था बंगाल से। ओडिशा वॉज गिवन टू द मराठास, देखो ओडिशा को देना पड़ा इस कंडीशन में कि मराठा वुड नॉट एंटर इनटू डोमिनियन ऑफ अलवर्दी खान इन फ्यूचर। यदि कोई तरह का अफगान ट्रूप्स बाहर से आएगा लड़ेगा तो तुम ओडिशा रख लो, मराठा तुम ओडिशा रख लो भाई, और हमको हेल्प कर देना बस, ठीक है ना। तो बोला कि ओडिशा वॉज गिवन टू द मराठा अंडर कंडीशन दैट द मराठा वुड नॉट एंटर द डोमिनेंस ऑफ अलवर्दी खान, अलवर्दी खान के डोमिनेंस में वो नहीं आया अंदर, ठीक है ना, अड़चन ना बने। टू फेस अनदर फॉर्मिडेबल थ्रेट फ्रॉम द रिबेल अफगान ट्रूप्स, ठीक है, ताकि अफगान ट्रूप से तो फेस करेंगे ही करेंगे, आपसे ना करें और आप हमको हेल्प करिएगा। ही प्रिवेंट द इंग्लिश एंड द फ्रेंच दोनों, क्योंकि फोर्टिफाइंग जो फैक्ट्री से अपना प्रेसिडेंसी बना रहा था, फोर्टिफाइड किला बढ़ा रहा था, तो अलवर्दी खान ने हर संभव प्रयास किया कि जो प्रिविलेज जो फारूक सियार दे दिया था उसको रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। तो अलवर्दी खान ने ऑर्गेनाइज़ किया था, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग फोर्स था जी। वो पठान जो थे तुम्हारा बिहार और नॉर्थ इंडिया का, वो पठान के हेल्प से अपना सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग, मिलिट्री फोर्स को और स्ट्रॉन्ग कर रहे थे अलवर्दी खान। और इसने जो मिसयूज़, दस्तक का मिसयूज़ हो रहा था उसको प्रिवेंट करने का प्रयास किया था, रोकने का प्रयास किया था। और इस बहाना क्या है कि बहुत सारे एग्जेक्टेड सम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम देम, ठीक है, और भी उसको रोकने के लिए बहुत सारा चीज़ किया। अब देखो सिराज उदौला यहाँ से पलटी मार दिया ना, तो अलवर्दी खान के बाद जो भी तुम देखते हो, यानी कि तुम लोग डायरेक्ट पढ़ लिए थे कि सुजाओ इसका सिराज उदौला का, उससे पहले कौन कौन आया, मुर्शिद कुली खान के बारे में जिक्र हुआ ही था, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान था, सरफराज खान था, अलवर्दी खान बहुत बड़ा रोल प्ले, क्योंकि मराठा उसके टाइम में बहुत हावी है, समझ रहे हो बात को। उसके बाद देखो सिराज उदौला, यही तो है जिसने बगावत किया, अपने को लूटा है, तो यही चीज़ है तुम्हारा बिल्कुल। तो फिजिकल इंटरेस्ट नवाब और कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ ईस्ट क्लास विथ ईच अदर, जो फिजिकल इंटरेस्ट है नवाब का कि हम पैसा उठाएंगे, और जो कमर्शियल इंटरेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों क्लास कर गया। वो चाह रहा है वहाँ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, इधर बात नहीं हुआ और मिसयूज़ कर रहा है दस्तक का, तो दिक्कत हो गया। तो नवाब वांटेड टू पुट अ चेक ऑफ मिसयूज ऑफ प्रिविलेजेस, जो पर्टिकुलरली दस्तक फारूक सियार के द्वारा मिला था उधर से, जो मिसयूज़ किया जा रहा है उसको सिराज उदौला ने कोशिश किया कि इसको कटल किया जाए, रोका जाए, कर्व किया जाए। ऑन द अदर हैंड ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि अपना कमर्शियल इंटरेस्ट को बढ़ाते चले, प्रमोट करे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में। तो ये जो मिसयूज़ था दस्तक का, ये इंपॉर्टेंट कॉज बना, और जो कलकत्ता का जो फोर्टिफिकेशन होने लगा था, कहीं ना कहीं इससे बगावत हो गया, गुस्सा हो गया, और 1756 में स्टार्ट हो गया वार, जिसको हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, जो कि 1757 में कंक्लूड भी हो गया, जहाँ पे कोई लड़ाई नहीं, ठीक है। बहुत सारे नोबल्स, बहुत सारे ऑफिशियल्स, बहुत सारे मर्चेंट्स, बैंकर्स, वो हैप्पी नहीं थे सिराज के रेन में। वो चाहते थे कि वो अपने आप बनाए नवाब, वो इतना ये लोग
ये ग्रुप इतना स्ट्रांग है, सोचते कि हम तय करेंगे कि कौन नवाब बनेगा, ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कोलाबरेट हुआ क्लिक से, क्लिक जो बोलते थे ना, क्लिक क्लिक करके, स्पेलिंग ऐसा होगा, ऐसा क्लिक, यानी ग्रुप है जी। तो कुछ कुछ नाम, एंटी सिराज क्लिक क्या था, वही घसीटी बेगम, ठीक है, जो तुम लोगों का फेवरेट है। शौकत जंग है, हाउस ऑफ जगत सेठ, यानी कि ये तुम्हारा बैंकिंग सिस्टम है। जगत सेठ मतलब बैंकिंग सिस्टम है जी, हाउस ऑफ बैंकिंग सिस्टम, वही जगत सेठ है इसका। लतीफ़ खान है, यार लुत्फ़ खान है, मीर जाफ़र, मनिक चंद, अमित चंद, जगत सेठ, राय दुर्लभ, खादिम खान, ये सब देखो। लतीफ़ खान कौन था, आर्मी ऑफिशियल्स था। यार लुत्फ़ खान कौन था, इंपॉर्टेंट नोबल थे। मीर जाफ़र वही बख्शी, यही फर्स्ट रेवोल्यूशन हो जाता है कोमल, इसी को तुम्हारा कमांडर इन चीफ को नवाब बना दिया जाता है ना। मनिक चंद थे, ऑफिसर इन चार्ज थे तुम्हारा कलकत्ता के, चार्ज होगा, चेंज नहीं होगा, चार्ज होगा, ठीक है। अमित चंद तुम्हारा रिच मर्चेंट थे, सब एबलिश क्लास वाले लोग सब थे, और सब बगावत एंटी सिराज ग्रुप बना दिया। तो कन्फ्लिक्ट जो हुआ था उसको क्रोनोलॉजी देखो, पहले किस किस तरह हुआ। तो कैप्चरिंग ऑफ कासिम बाजार नवाब, नवाब ये जो तुम्हारा जो सिराज उद्दौला था, इसने कासिम बाजार को कैप्चर किया। फिर कलकत्ता वर्ट विलियम को वो किया, फोर्ट विलियम तो पहले बता रहे थे तुम लोगों को, फोर्ट विलियम मतलब कलकत्ता हुआ। और फिर कलकत्ता को दूसरा नाम ले दिया अलीनगर। तो उसके बाद क्या है, इंटर एडमिनिस्ट्रेशन कलकत्ता टू मनिक चंद को दे दिया कि जाओ आप संभालो, मनिक चंद। आप देखो आज तक क्रोनोलॉजी बता रहा है कन्फ्लिक्ट कैसे हुआ आगे। अब ब्लैक होल एपिसोड हुआ था, बताइए थे तुमको 23 जो 146 इंग्लिश प्रिजनर सर्वाइव हुए थे। ये बहुत बड़ा क्राइसिस सिचुएशन था और बहुत बड़ा नेगेटिविटी हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्राइसिस सिचुएशन है। रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, वाटसन कमांडर जनरल थे, ये रेस्क्यू के लिए आए और इन्होंने कलकत्ता और हुगली को कैप्चर किया। क्राइसिस सिचुएशन हुआ नवाब के लिए, फाइट हो जाएगा। वहाँ पे अलीनगर का तुम्हारा ट्रीटी हुआ और 9 सितंबर से ही साइन हुआ तुम्हारा अलीनगर यानी कलकत्ता वाला वो बंगाल के साथ। और इस ट्रीटी के हिसाब से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट मिल गया फिर फ्री ड्यूटी ट्रेड का, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कलकत्ता को फिर फोर्टिफाई कर दिया और वो कोइन को इशू कर दिया, यानी कि जीत गया वो, सिंपल सी बात है, ठीक है। सिराज उद्दौला फाउट किया बैटल ऑफ वार, ये कब किया बाबू देखो 23 जून 70, यानी कि ये होने के बाद हुआ है वार, यानी कि वो पहले भी जीत गया था, अभी भी हुआ। अब इसमें ट्रू पिक्चर दी गया एंटी सिराज ग्रुप का। देखो 23 जून 1757 का अगेंस्ट तुम्हारा कर्नल क्लाइव और एडमिरल वाटसन। देखो एडमिरल वाटसन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीफ थे उस समय। इस बैटल में बस टू ही फेथफुल सोल्जर बताए थे ना बाबू तुम लोगों को, मीर मदन और तुम्हारा मोहनलाल, यही फाइट किए थे। तो इंग्लिश वन द डे, एक ही दिन में जीत गया इंग्लिश। सिराज उद्दौला कैप्चर कर लिया गया, मार दिया गया मीर, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव बाय मीर मोहन द सन ऑफ द मीर जाफर का सन था, मार दिया उस सिराज उद्दौला को। और इसी को फर्स्ट रिवोल्यूशन बंगाल में कहा था, क्यों? क्योंकि मीर जाफर पहली बार तुम्हारा नवाब बना है और इसने 1 करोड़ रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया क्योंकि उसको बनना है। और कंपनी ऑल्सो जमींदारी 24 परगनास का जो कलकत्ता का पार्ट है उसको मीर जाफर को से ले लिया जमींदारी राइट, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अब आया मीर जाफर, आई होप सो समझ में आ रहा। सब इसके बारे में बहुत जानकारी दे दिए थे उस समय, और हर एक चीज़, कोई नया चीज़ नहीं आ रहा है, वही सब चीज़ आ रहा है। जो फैक्चुअल्स आ रहे हैं वो बैठ जा रहा है उस पर, अनलाइक तुम्हारा मराठास और अनलाइक डेटर, उसमें बहुत सारा नाम याद करना पड़ रहा था। इसमें बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ था हमारे क्लास में, क्योंकि उसको 2 भाग में तोड़ के पढ़े थे हम लोग। इसमें हम लोग इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में पढ़े थे और एंग्लो इंडियन स्ट्रगल्स भी पढ़े थे, तो दोनों का मिक्स था वो, तो इसलिए ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करना पड़ रहा है। समझ रहे हो बात को? हाँ, देखो मीर जाफर आए थे, ही वॉज फोर्स टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ मीर कासिम। अब देखो बोला कि अब मीर कासिम के फेवर में मीर जाफर को हटना पड़ा था 1760 में, क्योंकि डायरेक्ट तुम्हारा कन्फ्रंटेशन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? क्योंकि कंपनी डिमांड कर रही थी पैसा दो, और ये ऑल फ्रेंच सेटलमेंट टू द ब्रिटिश, ठीक है। ही सरेंडर्ड ऑल फ्रेंच में, ये तुम्हारे जितने फ्रेंच सेटलमेंट है सब ब्रिटिश को दे दिया था। ही कुड नॉट पनिश दीवान राय दुर्लभ और डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार राम नारायण ड्यू टू द, और ब्रिटिश इंटरवेंशन की वजह से जिसको पनिश करना चाहिए था, जैसे डिप्टी गवर्नर बिहार जो राम नारायण था उसको पनिश करना चाहिए था, साथ साथ दीवान राय दुर्लभ उसको पनिश करना चाहिए, तो पनिश किया नहीं क्योंकि ब्रिटिश आ गया वहाँ पे। तो मीर जाफर कोलाबरेट डच के साथ कोलाबरेट किया, फिर ब्रिटिश को ख़त्म करने के लिए सोचा कि ब्रिटिश इतना इंटरफेयर कर रहा है, हम ब्रिटिश ही को हटा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, डच में हरा दिया कि वही बैटल ऑफ बेडारा में 17 डच खत्म, ये भी खत्म। तो मीर जाफर तुम्हारा क्या हुआ, तो रिफर टू द रिच साइड, कलकत्ता में रहा, ठीक है। पेंशन दे दिया बाबू 1500 पर मंथ खाओ तुम, भागो यहाँ से। और फिर से उसको, अब फिर ब्रिटिश कंडीशन क्या किया 1760 में, फिर से ब्रिटिश ने किसी कंडीशन में दे दिया, ही अगेन नॉट टू डिस्टर्ब द कंपनी गोमास्तस। बोला कि यदि आप ये अगेन नॉट टू, बोला कि कंपनी का जो गोमास्ता एजेंट से जो काम करेगा आप कुछ नहीं लगा सकते हैं। फालतू का डच के साथ आप मिल गए थे, ठीक है ना। अब हम आपको रखते तो हैं, रख दिया उसको, फिर से रीइंस्टेट कर दिया, मगर हाथ पैर काट दिया है उसका, पावरलेस है वो। टाइगर विदाउट टीथ कैसा होगा सोचो,
वही हाल हो गया। अब मीर कासिम आया तो मीर कासिम ने एक एग्रीमेंट साइन किया उस समय के जो एक्टिंग गवर्नर होलवेल थे 1716, बाय विच ही सीडेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्धमान मिदनापुर और चित्तौड़गढ़ दे दिया ब्रिटिश को ना, बहुत इंपॉर्टेंट। और बोला कि ठीक है 50 लाख रुपये हम कंपनी को देंगे, ठीक है, फॉर फाइटिंग इन द साउथ इंडिया, क्योंकि साउथ इंडिया में लड़ाई चल रहा है तो पैसा देगा कंपनसेशन, पूरी तरीके से ब्रिटिश का है जी। यही मीर कासिम, देखो यही मीर कासिम है ना जो एक्टिव है। मीर कासिम ने बहुत सारी रिफॉर्म्स लाने का प्रयास किया था। इन्होंने आर्मी को रिमॉडल किया और ट्रूप्स, ठीक है, डिसबैंडेड द ट्रूप्स व्हिच हैड सर्व्ड प्रीवियस नवाब्स एंड हुज लॉयल्टी वाज सस्पेक्टेड, जिसका लॉयल्टी बाबू शक के नज़र में था वो सभी को ख़त्म कर दिया इसने। ट्रूप्स रीऑर्गेनाइज किया अपने आर्मी सिस्टम को, इसने मॉडर्नाइज करने का प्रयास किया अपने आर्मी को, और जर्मन ट्रेनर समरू को भी रखा ताकि उसके आर्मी को ट्रेन कर सके। ये वहाँ पे एक फायर लॉक्स भी किया, गन फैक्ट्री भी मुंगेर में बनाया, यही तो था मुंगेर में। मीर कासिम ने एडिशनल टैक्सेस भी लगाए तुम्हारा डेराना, ठीक है, क्राउन रेंट पे और खजरी जामा पे, ठीक है। इन्होंने कैपिटल अपना मुर्शिदाबाद से मुंगेर में भी किया 1762 में। कासिम ने सभी जितने भी ड्यूटीज़ थे, इंटरनल ट्रेड जो थे, ठीक है, इंडियन ट्रेडर्स को बचाने के लिए, यही तो बोन ऑफ कंटेंशन बना था, तुम लोग जानते हो, इंडियन ट्रेडर्स को फेवर कर दिए थे। मीर कासिम यही तो आदमी है जो बैटल ऑफ बक्सर लड़ा था अक्टूबर 1764 में, वही अगेंस्ट मेजर हेक्टर मुनरो, ये जान लेना, ठीक है। किसके? शाह आलम II है और शुजा-उद-दौला है, समझ गए ना बात को, तो जानते हो, इसे बताए थे तुम लोग को। देखो कन्फ्लिक्ट तुम्हारा पटना मासाकांड से स्टार्ट हुआ था, देखो कब क्या हुआ था, देखो सब नहीं बोलना है अभी। देखो conflict began with पटना massacre by नवाब in which 148 इंग्लिश प्रिजनर को मार दिया गया था। मीर कासिम वॉज डिफीटेड एट पटना, मीर कासिम क्या है, पटना में डिफीट कर दिया गया था, और एडम्स उसके नेतृत्व कर रहे थे ब्रिटिश के। तो अवध में जाके अपना शरण ले लिए। अवध में कौन एक्टिव रहेगा जानते हो तुम? शुजा-उद-दौला रहेगा एक्टिव, और शाह आलम II तो तुम्हारा मुगल एम्पायर है बाद का, हाँ बताए थे ना, रंगीला के बाद का है ये सब, ठीक। और जॉइंट फ्रंट बना वहाँ पे, ठीक है, जिसमें मीर कासिम है, शुजा-उद-दौला है, शाह आलम है एक तरफ। मीनवाइल मीर जफ़र वाज मेड, फिर से मीर जफ़र को नवाब बना दिया, वही मीर जफ़र जो बोले थे, बाद में फिर इसको रीइंस्टेटेड किया गया था, जान लो, ठीक है। हो गया। द कंबाइंड फोर्सेस ने डिफीट कर दिया बक्सर में, अब कंबाइंड फोर्स खत्म हो गया बक्सर। उस समय जो इंग्लिश कमांडर थे हेक्टर मुनरो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, हेक्टर मुनरो, ये हरा दिया था, हाँ। तो आफ्टर बीइंग डिफीटेड एट बक्सर, मीर कासिम भाग गया और मर गया कुछ समय के बाद। तो उसके बाद नजम-उद-दौला आया, ये बस पपेट था ब्रिटिश का, और ही हैज़ मेड टू डिसबैंड मोस्ट ऑफ हिज आर्मी, ठीक है। जितना अपना आर्मी है ख़त्म करो यार, ब्रिटिश ही रहेगा वहाँ पे, ब्रिटिश का आर्मी रहेगा अपना, ठीक है। ही वॉज अलाउड टू सक्सीड ऑन द थ्रोन आफ्टर सरेंडरिंग निजामत टू, हमको दो निजामत इशू, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव इसके सब पावर दो हमको, हाँ सब हमको पावर दो। ये बोला कि ठीक है, ही वॉज अग्री टू, ठीक है, आप हम पेंशन पे रहने के लिए तैयार है, आप दे दीजिए जो। तो वो डोवेल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ बंगाल में, जानते हो, है ना, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में। तो 77 ही वॉज पेंशन, अब दे दिया कंपनी को पेंशन, और ब्रिटिश टुक एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर हैंड, अपने हाथ में रख लिया, डोवेल सिस्टम खत्म कर दिया बाद में आके, वेरन हेस्टिंग आके, ठीक है, 16 लाख रुपये फिक्स कर दिया कि ठीक है नवाब को मिलेगा, वहाँ से ख़त्म हो गया। तो समझ गए बंगाल इस तरह ख़त्म हो गया। तो बंगाल का क्रोनोलॉजी समझा तुम लोग, होप सो समझ गया होगा, ठीक है, समझ गए ना बात को। अब देखो सदत खान बुरहान उल मुल्क, हाँ आया कि नहीं आया, उसका सफदरजंग आएगा। तो सदत खान बुरहान उल मुल्क ये लिखाए थे तुम लोग को, याद है ना, तो जाके वहाँ पे देख लेना जो बताए थे तुम लोग को उस समय। देखो इसने इंडिपेंडेंट स्टेट अवध का 1722 में बनाया था। ही वॉज समन टू दिल्ली एट द टाइम ऑफ नदीर शाह इन्वेजन, ठीक है, नदीर शाह का जब इन्वेजन हुआ था तो उस समय वो तुम्हारा एक्टिव था वो आदमी, सदत खान बुरहान उल मुल्क। ये आया ह्यूज फोर्स के साथ मुगल एम्पायर को बचाने के लिए, यही नदीर शाह का जो अटैक हो रहा था, बिल्कुल ये गया था दिल्ली बचाने के लिए उसको। ही वॉज प्रेजेंट बाय द नदीर शाह, नदीर शाह प्रेजेंट कर दिया इसको जब बैटल ऑफ करनाल हुआ। सदत खान इन्वाइटेड हिम टू दिल्ली, वही बोला ना कि आप आइए ना दिल्ली में आइए, तो जहाँ पे सुसाइड कर लिया कि फुलफिल नहीं कर पाया था, याद है, यही तो था। तो सदत खान उसके बाद अपना ना, सदत खान अपना जमाई को सफदरजंग को अपना डिप्टी गवर्नर ऑफ प्रोविंस बोला, ठीक है, और अपना वो कर दिया, नॉमिनेटेड हिज सफदरजंग एज डिप्टी गवर्नर ऑफ द प्रोविंस विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ द एम्पायर। एम्पायर का कोई वो कंसेंट नहीं था, बिना कंसेंट का ही वो अपना उत्तराधिकारी को वो कर दिया, ठीक है, डिप्टी गवर्नर बना दिया। जाहिर सी बात है डिप्टी गवर्नर के बाद गवर्नर ही जाएगा ऊपर पोस्ट। तो सफदरजंग देखो ये एक्चुअली पहले ये काम कर चुका था मुगल एम्पायर में वजीर का, सफदरजंग बिल्कुल है वहाँ पे जिक्र था,
ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस फ्रॉम 1748 ऑनवर्ड द नवाब ऑफ अवध केम टू बी नोन एज द नवाब वजीर। बताओ, नवाब ऑफ अवध अब नवाब वजीर बन गया, क्यों? क्योंकि ये पोस्ट नवाब ऑफ अवध का भी था और वजीर तुम्हारा मुगल एम्पायर का था एट द सेम टाइम, यानी कि अवध का तुम्हारा नवाब भी होगा, वजीर का मुगल एम्पायर भी होगा, इसलिए क्या होगा, नवाब वजीर हो गया। ये इसने अलाइड किया मराठा के साथ, जाट के साथ भी किया, रोहिलास और ये तुम्हारा ये पठान्स, ये बंगस पठान्स को करने के लिए, यही पठान जो एक्टिव है तुम्हारा बिहार सब रीजन में, ठीक है। ही साइन अग्रीमेंट पेशवा के साथ भी किया था, जहाँ पे मराठास वेर गिवन रुपीज़ इतना एंड चार्ट ऑफ, ठीक है। ही साइन एन अग्रीमेंट विद द पेशवा बाय विच द मराठास वेर गिवन रुपीज़, मराठा को पैसा दिया गया 50 लाख रुपया और चार्ट दिया गया पंजाब और सिंध का, वही ना मराठास लोग लिया था। इन रिटर्न मराठास वे टू प्रोटेक्ट, मराठास को क्या प्रोटेक्ट करना होगा, यदि अब्दाली का इन्वेजन हुआ तो वही बाबू थर्ड बैटल जो होगा, ठीक है। मगर ये क्या हुआ, सफदरजंग अपना सिविल वार में हार गए, ठीक है, और रिटायर करके अवध चले गए, ठीक है। और रिटायर में चुपचाप अवध में अपना चुपचाप वो अपना नवाब का काम करेंगे। तो डेट्स ऑल अबाउट योर सफदरजंग। अब उसका सुजा-उद-दौला, देखो सुजा-उद-दौला क्या है, होप सो समझ में आ ही रहा होगा तुम लोग को, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात तो नहीं कर रहे हैं हम, ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं हो रहा है जी। देखो तो सुजा-उद-दौला देखो यही जो तुम्हारा ये इसमें एक्टिव है बैटल ऑफ बक्सर में। इन अलायंस विद द नवाब ऑफ बंगाल एंड मुगल एम्पायर ही फेल्ड द बैटल ऑफ बक्सर, जानते हो कि फाउट किया था, ये लड़ा था ब्रिटिश के अगेंस्ट। उसके बाद तुम्हारा ही साइन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्लाइव के साथ, जहाँ पे ये इलाहाबाद और पूरा तुम्हारा मुगल एम्पायर शाह आलम II को दे दिया और 50 लाख रुपया दे दिया तुम्हारा वो उसके लिए, क्योंकि हार गए थे ये लोग। 50 लाख रुपया एज वार इंडिमिनिटी कंपनसेशन एंड कन्फर्म बलवंत राव द जमींदार ऑफ बनारस टू ईस्ट, और जो जमींदार बनारस का था उसको अपना जगह दे दिया गया, ठीक है। ही कंक्लूड द ट्रीटी ऑफ बनारस, ट्रीटी ऑफ बनारस भी वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ हुआ था सुजा-उद-दौला का। इसने कोशिश किया कि अपना ऑटोनोमस पॉलिटिकल सिस्टम बचाए रखे अवध में, और इसको तुम्हारा प्रोवाइडेड शेल्टर फ्यूजिटिव मुगल एम्पायर जो शाह आलम II था, फ्यूजिटिव मतलब क्या कि एक जगह नहीं है बाबू, भाग रहा है इधर उधर, ठीक है, उसको शरण दिया ये, और इसने एनेक्स भी किया था रोहिल खान जो कि तुम्हारे ब्रिटिश के हेल्प से। तो ये सुजा-उद-दौला था, ठीक है। उसके बाद देखो असफ-उद-दौला, असफ-उद-दौला ने ट्रीटी ऑफ फैजाबाद किया था, फैजाबाद यूपी का पार्ट है जी, ठीक है, ब्रिटिश के साथ। ये ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ, यही आदमी है जिसने क्या किया, अपना कैपिटल ट्रांसफ़र किया फैजाबाद से लखनऊ में। वहाँ पे गजब का कल्चरल एरिना, यही कोमल, यही असफ-उद-दौला, इसी के बारे में बात होता है कि जब कंट्री बोल रहा था कि 18th सेंचुरी डार्क एज था इंडिया में, तो बहुत सारे स्कॉलर बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है, लखनऊ था, यही पॉइंट है कोमल, समझिए, क्योंकि उसने वाइब्रेंट एंड लिविंग कल्चरल एरिना बनाया था लखनऊ कोर्ट के आसपास, और इसने पैट्रोनेज बहुत सारे पॉइंट्स को मिर्जा राफ़ी सौदा, मीर गुलाम हसन, ऐसे बड़े बड़े स्कॉलर्स को दिए थे। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल कल्चरल बहुत डेवलपमेंट हुआ था उस समय में असफ-उद-दौला के टाइम में। वजीर अली है देखो, ही वॉज डिस्पोज इन फेवर ऑफ सदत बाय, हटा दिया, ठीक है ना, उसको सदत अली, और उसके ही इज डिस्पोज इन फेवर ऑफ सदत अली बाय द ब्रिटिश। अब सदत अली कौन है, देखो जॉन सोर इनफर्ड इन अ वार ऑफ सक्सेस इन अवध, ही सपोर्टेड कैंडिडेट ऑफ सदत अली एंड इंस्टॉल। देखो अब क्या है कि जो तुम्हारा जॉन सोर है यानी कि ब्रिटिश का जो चीज़ है, इसने सपोर्ट किया कि सदत अली बनना चाहिए नवाब, कहाँ का नवाब, अवध का। तो हिज वजीर रिवोल्टेड, जो वजीर थे, जो वजीर अली का जो थे वो रिवोल्ट किए तो मार दिया ब्रिटिश ने, ठीक है, सप्रेस कर दिया गया। और 1801 में सब्सिडी ट्रीटी साइन हुआ, सदत अली जो अभी जो जिसको बनाया गया है सपोर्ट किया, और वेलेस्ली के बीच में, वही वेलेस्ली जी, याद आया कुछ, वेलेस्ली बहुत एक्टिव है। इससे क्या हुआ कि अवध का पोजीशन बहुत वीक हो गया, काहे का नवाब, फालतू का नवाब, कोई काम ही का नहीं रहेगा नवाब ये। और सब्सिडी अलायंस में तुम्हारा क्या कि ब्रिटिश ने फर्टाइल एरिया जो गंगा यमुना का डॉप है, बोले दो रिवर के बीच में जो एरिया होता है उसको डॉप बोलते हैं, उस एरिया और रोहिल खान को अपना हाथ में रख लिया, अवध आर्मी को डिसबैंड कर दिया और नवाब नॉमिनल हेड बना दिया गया, ब्रिटिश ही करेगा बाद में। उसके बाद गाजी उद्दीन हैदर आया, यही है कि किंग ऑफ द अवध 1819 में नाम के लिए किया गया। उसके बाद भी बहुत सारा है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। नसरुद्दीन हैदर है, अली शाह है, तुम्हारा ये अमजद अली शाह है, अवजिद अली शाह। देखो कोमल ये बताए थे तुम लोग को, लिखे थे 1847, ये इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि अपने आप में पोइट और एक्सपर्ट थे, कथक डांस करते थे ये। हालांकि इतना होने के बाद भी, मतलब इतने राजा होने के बाद नवाब है, फिर भी कथक डांस कर रहा है, पॉइंट है। अवध एनेक्स कर लिया गया था, यही ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस, जानते हो तुम 1857 में, है ना, दलावजी के टाइम, याद आ गया ना तुम लोग को। तो नवाब अवध वजी अली शाह रिफ्यूज टू साइन, तो वजी अली शाह जो था वो रिफ्यूज़ नहीं, बोला कि हम नहीं करेंगे एनेक्सेशन, ये आपका इंस्ट्रूमेंट अपने से नहीं करेंगे। मगर क्या किया, भागो यहाँ से, तुम कमज़ोर पड़ गया, भगा दिया उसको कलकत्ता को। ही वॉज एक्साइल टू कलकत्ता, भगा दिया गया कर्नल वर्नर, ठीक है, वहाँ पे उस समय जो कर्नल आउटरम एक्टिव थे, ठीक है, एनेक्सेशन के टाइम में। फिर उसके बाद ब्रिटिश का दी रहा है, ये सन है वजीद अली खान का, फिर उसको बाद में हटा दिया गया
पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। समझे? तो इट इज़ ऑल अबाउट अवध, ये अवध का बात है। तो थोड़ा हैदराबाद का भी जान लेते हैं आज, उसके बाद ख़त्म कर देंगे क्लास को, होप सो। ठीक है, ज़्यादा नहीं जा रहा है माथा से ऊपर, जा रहा है तो बोलोगे? फ्लो में चल रहा है ना जी, फ्लो में चलो, फ्लो में चलो। देखो चिंगलिंज खान बोलते थे ना ऐसा, तो यही है तुम लोग का। देखो मामा चाचा जो भी लगेगा तुम्हारा, देखो ही वॉज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद। हाँ, क्योंकि देखो ये बहुत बोले थे ना, मुगल एम्पायर में गजब का ये था, गजब का रोल प्ले किए थे मुगल दरबार में। मैंने बताया था गजब एडमिनिस्ट्रेटिव थे ये चिंगलिंज खान। ये क्या है, इन्होंने ही हैदराबाद एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट 1722 में बनाया था। ही डिड नॉट ओपनली डिक्लेयर इंडिपेंडेंस ऑफ हैदराबाद, ये उन्होंने किया, लॉयल रहा है, क्योंकि बहुत लंबा समय तक तुम्हारा मुगल एम्पायर में काम किए थे ये। ठीक है, इनको टाइटल भी मिलता है, देखो खाने दुरान का, लेटर निजाम उन मुल्क का भी मिलता है, फर्क से ये लिखा भी था उस कॉपी में, जानते हो, वहाँ जाके उसको कर लो, मिला लो। ये वजीर काम किए थे वही, जब मोहम्मद शाह तुम लोग का बेस्ट लीडर जो तुम्हारा रंगीला है, ठीक है, उसके टाइम में ये तुम्हारा वजीर थे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर थे उस समय में। वो लीडर थे तुम्हारा तुरानी फैक्शन का भी याद करो, तुरानी फैक्शन के बारे में बहुत बताया, जो कि बहुत तुम्हारा एक्टिव था उस समय। वाइल ही वॉज वजीर, इसने क्या किया, मालवा और गुजरात में तुम्हारा क्या किया, आगे भी बढ़ा था। ही एडेड मालवा एंड गुजरात टू द सोदरी ऑफ द डेक्कन। ठीक है, एंड हिज दीवान वास, उस समय उसके दीवान जो थे पूरनचंद थे। ही वॉज डिफीटेड बाय द पेशवा बाजीराव टू, इसको ये हार गए पेशवा बाजीराव टू से। और बैटल्स ऑफ पलखेत एंड भोपाल। यदि नोट्स बना रहे तो जाकर वहाँ पे ऐड कर दोगे ये सभी चीज़ को, होप सो समझ में आ रहा होगा। देखो तुमको अलग अलग करोगे तो नहीं होगा, इसलिए नोट्स बनाओगे तो एरिया बहुत छोड़ देना। और जो नए नए चीज़ है, या तो एक तो ये काम कर सकते हो, यदि नोट्स बना रहे हो तो चालाकी से ऐसे बना सकते हो कि स्पेस को छोड़ते हुए एक इशू बना लिया, तीनों को इंडिपेंडेंट बना लो और एक दिन बैठो और तीनों को मर्ज कर दो एक साथ में, किसी में मर्ज कर दो, किसी में भी मर्ज कर दो, चाहे पहला में कर दो, चाहे सेकंड में कर दो, चाहे थर्ड में कर दो। बात एक ही है, समझ गए बात को ना? देखते रहो, समझते रहो बात को। क्या है, अकम्पनी द मुगल एम्पायर टू द बैटल ऑफ कर्नल, है ना, उसमें तुम्हारा मुगल एम्पायर को हेल्प किया था बैटल नादिर शाह के अगेंस्ट लड़ने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नादिर शाह और मुगल एम्पायर के बीच में समझौता में, ये तुम्हारा चिंगलिज खान। और इन्होंने इंसेंटिव का भी काम किया, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। उसके बाद नज़ीर जंग आए, जो कि उतना एक्टिव नहीं थे, 2 साल के लिए थे। हाँ, मुजफ्फर जंग में कुछ हुआ था, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे फ्रेंच का बात होगा, क्योंकि ये आए थे राजगद्दी पे फ्रेंच के हेल्प से। हैदराबाद का बात है जी, ठीक है। ही सीडेड टू द फ्रेंच पौंडीचेरी एंड मसूलीपट्टनम। डुप्लेक्स उस समय गवर्नर थे जी, आइए उसका फ्रेंच का, ठीक है। डुप्लेक्स रिसीव्ड एनुअल जागीर 11 लाख रुपए मिलता था। बिजी ऑफिसर जो कि हैदराबाद में रहते थे, यानी कि पूरी तरीके से हैदराबाद में पूरा कंट्रोल है तुम्हारा, किसका? डुप्लेक्स का। उसके बाद सालाबाद जंग आए, वो तुम्हारा फ्रेंच के हेल्प से आए, यानी कि फ्रेंच देखो हेल्प कर रहा है यहाँ पे राजगद्दी चुनने में, ठीक है। और टेरिटोरीज मिल गया, ग्रांटेड टेरिटोरीज अपना टू द फ्रेंच, अब फ्रेंच को हेल्प, फ्रेंच को मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्दर्न सरकार ने जो एरिया है तुम्हारा हैदराबाद से अलग बगल एरिया मिल गया। निजाम अली देखो, इन्होंने सबसे अलायंस कर लिया ब्रिटिश के साथ, और ब्रिटिश अगेंस्ट मराठास के अगेंस्ट चला गया, ठीक है। टीपू सुल्तान के अगेंस्ट चला गया। ही एडेड द ब्रिटिश अगेंस्ट मराठास एंड, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश को हेल्प किया मराठास और तुम्हारा मैसूर के अगेंस्ट। उसके बाद बहुत सारा है, सिकंदर जोश आए, नजर उद्दौला आए, अफजल आए हैं, ये वो। एंड उस्मान अली खान, इसका जो ड्रीम था बाबू धरा का धरा कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो देखते हैं कितना ख़त्म हुआ है। ऐसा करें तो कल तक ख़त्म हो जाए ना, तब ना मज़ा आएगा। तो हम कर दें क्या इसको भी? चलो